नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय विनिर्माण उद्योग के बारे में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो उद्योगों का अर्थ, उद्योगों के प्रकार और किसी देश के विकास में उद्योगों के योगदान को समझने के लिए आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में विनिर्माण उद्योग का अध्ययन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को, या सिंपल भाषा में कहें कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रस्तुत अध्याय में विनिर्माण उद्योग में हम अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र अर्थात उद्योग क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर उद्योग का मतलब होता क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो हम उद्योगों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, लाल रंग में उद्योग के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। विनिर्माण उद्योगों को हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों का इस्तेमाल करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इनमें से कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल हाथों से किया जा सकता है, जबकि कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं: प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन तीनों ही क्षेत्रों का अध्ययन हम अपनी एक वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भली भांति और डिटेल में कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में किसी प्रकार की मशक्क़त ना करनी पड़े। आप जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि इस क्षेत्र की जो प्रमुख गतिविधि है वो कृषि होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। जबकि दूसरा जो क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं उनका कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके अन्य उपयोगी वस्तुओं के रूप में परिवर्तन किया जाता है। और क्योंकि ये सारा कार्य उद्योगों में किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरे क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, इस तीसरे क्षेत्र में उन वस्तुओं को बेचने से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु से जुड़ी होती हैं, जबकि कुछ सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ी होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, तीसरे क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगला बिंदु अब हमारे सामने ये आता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है या क्या योगदान है। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विनिर्माण उद्योग को रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन माना जाता है। और ऐसा हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कह सकते हैं। दोस्तों, 4 बिंदुओं के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि किसी देश के आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की क्या भूमिका है या हो सकती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने पाठ्य पुस्तक से प्राप्त किए हैं, बस भाषा के स्तर पर और समझने के स्तर पर इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होने के साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में हमारी निर्भरता कृषि पर कम करता है। अर्थात यदि देश में या अर्थव्यवस्था में उद्योगों का पर्याप्त महत्व होगा तो ये लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, क्योंकि ये उद्योग क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, जिसकी वजह से कुछ लोग
कृषि पर निर्भर होंगे और कुछ लोग उद्योगों पर निर्भर होंगे। यदि उद्योग नहीं होंगे तो सारे के सारे लोग सिर्फ कृषि पर आधारित होंगे, जिसकी वजह से कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। दोस्तों, हमने जब पिछली वीडियो का अध्ययन किया था तो उसमें हमने जाना था कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने लगी थी तो फिजियोक्रेट्स और मार्क्सवादियों के बीच एक विवाद होने लगा था कि मुख्य आमदनी क्या है। फिजियोक्रेट्स लोगों का मानना यह था कि कृषि भूमि से जो आमदनी प्राप्त होती है वही मुख्य आमदनी है, जबकि मार्क्सवादी लोगों ने इसका विरोध किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि देश में समुचित विकास हो उद्योगों का तो इससे जनसंख्या का कृषि के ऊपर दबाव कम होता है और इससे कृषि का आधुनिकीकरण भी होता है, क्योंकि उद्योगों के द्वारा आधुनिक इस औजारों का निर्माण किया जाता है जिसका प्रयोग कृषि में अच्छी पैदावार के लिए प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि विनिर्माण उद्योग के माध्यम से गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित उद्योग इसी का उदाहरण है। आदिवासी तथा जनजातीय क्षेत्रों में जिन उद्योगों की स्थापना की गई है उनका उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता कम करना है। इस प्रकार दोस्तों, जब भी हम उद्योगों की बात करते हैं तो इसके माध्यम से गरीबी और असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है और इसीलिए हमारे देश में सरकार द्वारा जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और गरीबी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा हमारे देश में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनका मकसद यही होता है कि उन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए ताकि बेरोजगारी और असमानता जैसे तत्वों को दूर किया जा सके। तीसरा बिंदु है दोस्तों कि जब विनिर्माण उद्योग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, निर्यात के माध्यम से उन्हें दूसरे राज्यों को भेजते हैं और दूसरे देशों को भेजते हैं, तो इससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है और ये विदेशी मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक होती है। यह अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है। चौथा बिंदु है दोस्तों कि विभिन्न राष्ट्रों को विकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में वर्गीकरण इसी आधार पर किया जाता है। आमतौर पर उन देशों को विकसित माना जाता है जो कच्चे माल का इस्तेमाल करके विभिन्न तथा मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। भारत का अपना विकास विविध तथा शीघ्र और औद्योगिक विकास में निहित है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि हम दुनिया में विभिन्न देशों को विकसित और विकासशील दो श्रेणियों में बांट सकते हैं और उन देशों को इन दो श्रेणियों में बांटने का जो आधार है वो यही है कि उन देशों में उद्योगों की स्थिति क्या है। यदि कोई देश उद्योगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर है तो वो विकसित देश माना जाता है, जबकि यदि किसी देश में कृषि मुख्य पेशा है तो उस देश को अल्प विकसित या विकासशील देश माना जाता है। और उन देशों को हम आमतौर पर विकसित मानते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा यदि हम भारत के आर्थिक विकास की बात करें तो भारत का अपना आर्थिक विकास भी इसी बिंदु में निहित है कि वो विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास करे। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी दैनिक जिंदगी में उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि एक दूसरे को पूरकता प्रदान करते हैं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारी खनन गतिविधियाँ की जाती हैं जिनके माध्यम से लोहा, स्टील जैसे जो खनिज है और प्राकृतिक संसाधन है उनको भूमि से निकाला जाता है और इन्हीं लोहा तथा स्टील जैसे तत्वों का इस्तेमाल करके हम लोग फिर मशीनों का निर्माण करते हैं। इन्हीं मशीनों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में हम प्राथमिक क्षेत्र में और अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि वो एक दूसरे को पूरकता प्रदान करते हैं, वो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इससे न केवल
हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ता है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया भी सक्षम बनती है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसको विश्वीकरण का युग माना जाता है, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया के जितने भी देश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यापार के माध्यम से इन देशों के बीच संबंध स्थापित है। लेकिन एक ही वस्तु का उत्पादन दोस्तों आज अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है। वस्तु एक ही है, लेकिन उसका उत्पादन अलग अलग देशों द्वारा किया जा रहा है। और जो फ़र्क है मुख्य रूप से वो क्वालिटी को लेकर है। अगर किसी देश की क्वालिटी, किसी देश के द्वारा बनाए जाने वाले सामान की क्वालिटी अच्छी होती है तो वह किफ़ायती माना जाएगा, विश्व स्तर पर उपयोग किया जाएगा। जबकि जिन देशों द्वारा बनाए जाने वाले सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए यदि हमें इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे लिए सिर्फ आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारी उत्पादन की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, तभी जाकर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीर निर्माण उद्योग की पहली वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।